नमस्कार बच्चों। नमस्कार सर। दिखाई दे रहा है ना सबको? सुनाई दे रहा है ना ठीक से? यस। ठीक है, तो हम जहाँ पहुंचे थे वहीं से शुरुआत करेंगे। सपनों के से दिन, जिसके लेखक है गुरदयाल सिंह। अभी 12:10 हुई है। 2 मिनट में आपको कल का पढ़ाया हुआ रिपीट कर देता हूँ, तब तक सारे जो है वो आ जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। हम पहुंचे थे पेज नंबर 23, सेकेंड पैराग्राफ, बराबर ना? हाँ या ना? कि याद नहीं है? वहीं पर ही पहुंचे थे ना, पेज नंबर 23, सेकेंड पैराग्राफ। ठीक है, तो लास्ट में जो हमने पढ़ा था वो ये था कि लेखक जो है वो जब अपने ननियाल नहीं जा पाते थे तो अपने मंडी के तालाब में ही नहाने के लिए चले जाते थे। एक दो साथी को छोड़ के किसी को भी तैरना नहीं आता था, तो इसके कारण जिसको तैरना आता था वो सलाह देते थे कि जब भी आप पानी के अंदर गहरे पानी में जा रहे हो तो उस समय ही आप भैंस का सींग या तो भैंस की पूंछ पकड़ के सीखा करो। और जब ऊंचे रेतीले टीले से कोई कूदता था और मुंह खुला रह जाता था तो उस समय गंदा पानी जो है मुंह में चला जाता था और बड़ी देर तक वो जो है खांसते रहते थे। तो ये जो हमने पढ़ा था वो हमने आखिर में पढ़ा था, जो उनके वेकेशन के दिन के बारे में वो बात कर रहे हैं। अब हम पहुंचे पेज नंबर 23, सेकेंड पैराग्राफ। वहीं से आगे बढ़ता हूँ, शुरू करता हूँ। रेडी हो सब? यस। ठीक है, तो पेंसिल वगैरह साथ में रखना ताकि कहीं अगर कोई शब्द का अर्थ लिखना पड़े तो आप तुरंत लिख लो। चलो, पेज नंबर 23, सेकेंड पैराग्राफ। फिर छुट्टियां बीतने लगती तो दिन गिनने लगते। लेखक कह रहे हैं कि जैसे जैसे 2 महीने का वेकेशन है वो छुट्टियां बीतने लगती तो हम दिन गिनने लगते। प्रत्येक दिन डर बढ़ता चला जाता। किस बात का डर? जो शिक्षकों ने होमवर्क दे रखा है, वेकेशन होमवर्क, वो पूरा करने का डर। सर पेज नंबर 23 से खेलकूद पूरा पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ बाकी है, पहला पैराग्राफ। तो फिर आपने हाँ क्यों बोला? क्योंकि मैंने तो 10th बी में यहीं से शुरू किया था, तो मुझे लगा कि शायद दोनों में यहीं पर पहुंचे होंगे। चलो कोई बात नहीं, पेज नंबर 23 से शुरू करता हूँ। जो पैराग्राफ है 5-6 लाइन का वो बाकी है, तो वहीं से शुरू करता हूँ। तो फिर हमने आखिर में जो है वो पढ़ा था कि गीले शरीर को गर्म रेत से खूब लथपथ कर उसी तरह भागते कि किसी ऊंची जगह से तालाब में छलांग लगाते थे। क्या करते? नहाने जाते तब ऊंची जगह से, यानी कोई अगर तालाब के किनारे पेड़ वगैरह है तो उसके ऊपर चढ़ के पानी के अंदर कूदने का मजा लेते थे। रेत को गंदले पानी से साफ कर फिर टीले की ओर भाग जाते, मतलब फिर ऊंची जगह भाग जाते। याद नहीं कि ऐसा 5-10 बार करते या 15-20 बार। लेखक कह रहे हैं कि हमें याद नहीं है कि ऐसा हम कितनी बार करते थे, क्योंकि बचपन में इसी का मजा था, मजा लेते रहते। कई बार तालाब में कूदकर ऐसे हाथ पांव हिलाने लगते जैसे बहुत अच्छे तैराक हो। तैराक मतलब स्विमर, जैसे बहुत अच्छा तैरना आता हो, इस तरह से बिहेव करते थे। नहीं आता था तो भी। परंतु एक दो को छोड़ मेरे किसी भी साथी को तैरना नहीं आता था। एक दो को आता था, बाकी किसी को नहीं आता था। कुछ तो हाथ पांव हिलाते हुए गहरे पानी में चले जाते तो दूसरे उन्हें बाहर आने के लिए किसी भैंस के सींग या तो दुम पकड़कर बाहर आने की सलाह देते। दुम मतलब पूंछ,
भैंस की जो पूंछ है या तो वो पकड़ लो या तो भैंस के सींग पकड़ लो, ताकि आप पानी के अंदर डूबो नहीं, क्योंकि भैंस जो है वो तैरती रहती है, वो डूबती नहीं है। उन्हें ढाढ़स बंधाते, मतलब हौसला देते। ढाढ़स बंधाना यानी हौसला देना, उसे हिम्मत देते कि आप अगर डूबो, ऐसा हो कि डूब रहे हो, उस समय आप भैंस का सींग या तो फिर उसकी दुम यानी कि पूंछ पकड़ लो। कूदते समय मुंह में गंदला पानी भर जाता तो बुरी तरह खांसते। अगर कहीं से जंप लगा रहे और मुंह खुला रह गया जंप लगाते समय और पानी मुंह में चला गया तो तालाब का पानी बड़ा गंदा होता है। इसके कारण बुरी तरह से खांसना पड़ता है। कई बार ऐसा लगता कि सांस रुकने लगी, परंतु हाय हाय करते किसी न किसी तरह तालाब के किनारे पहुंच जाते। कभी कभार ऐसा होता, तैरते समय जब गहरे पानी में चले जाते, फिर वापस आने में बहुत तकलीफ होती है, हाथ पांव दुखने लगते हैं, सांस फूल जाती है, लेकिन जान बचानी है इसलिए हाथ पांव हिलाते ही रहते हैं और कैसे भी करके वो किनारे तक पहुंच जाते हैं। अब आया सेकेंड पैराग्राफ। फिर छुट्टियां बीतने लगती तो दिन गिनने लगते। प्रत्येक दिन डर बढ़ता जाता, हर दिन डर जो है वो बढ़ता जाता। किस बात का? मैंने आपको बताया, जो टीचर ने होमवर्क दिया है, वेकेशन होमवर्क, उसको पूरा करने का डर। खेल कूद और तालाब में नहाना भी भूलने लगते। टेंशन के कारण, चिंता के कारण जो है खेलना कूदना, तालाब में नहाने जाना, ये सब भी धीरे धीरे भूल जाते। मास्टरों ने जो छुट्टियों में करने के लिए काम दिया होता उसका हिसाब लगाने लगते। अब आ गया टाइम वेकेशन होमवर्क करने का। जब 2 महीने के वेकेशन में से 1 महीना बीत जाता है तो पिछला 1 महीना जो है उसमें फिर गिनती शुरू हो जाती है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट का होमवर्क करना, सभी शिक्षकों का दिया हुआ गृह कार्य पूरा करना, ये थोड़ा कठिन होता है, इसलिए हिसाब लगाना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो कह रहे हैं कि हिसाब के मास्टर जी 200 से कम सवाल कभी नहीं बताते। हिसाब यानी कि अकाउंट के जो शिक्षक है वो कभी भी 200 से कम सवाल होमवर्क में नहीं देते थे। 200 सवाल कम से कम होते थे उनके वेकेशन होमवर्क में। मन में हिसाब लगाते कि यदि 10 सवाल रोज निकालें तो 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। क्या हिसाब किया? 1 महीना बाकी है वेकेशन का, उस समय हिसाब लगाया कि अगर 10 सवाल जो है वो रोज के करेंगे तो भी 20 दिन में तो 200 सवाल हो जाएंगे। जब ऐसा सोचना शुरू करते तो छुट्टियों का 1 महीना बाकी हुआ करता। लेकिन कहते कि जब ऐसा सोचना हम शुरू करते उस समय 1 महीना वेकेशन का बाकी होता था। एक एक दिन गिनते 10 दिन खेल कूद में और बीत जाते, मतलब कि अब गिनते गिनते खेल कूद में जैसे भी करके 10 दिन और बीत गए, मतलब अब बाकी बचे 20 दिन। यानी हर दिन 10 सवाल करोगे तो ही 20 दिन में 200 सवाल जो है वो पूरे होंगे। स्कूल की पिटाई का डर और बढ़ने लगता। स्कूल की पिटाई का डर और बढ़ने लगता। क्यों? क्योंकि अब 20 दिन बचे हैं और 200 सम करने हैं, तो स्कूल की पिटाई का डर, मतलब मास्टर जी जो मारते हैं उसका डर बहुत बढ़ने लगता। मैं थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, कमर दर्द करने लगती है। देखो, पिटाई करना यहाँ पर लेखक ने लिखा है, देखो पेज के आखिर में, जिसके पास टेक्स्ट बुक है वो देख लो, जब पेज खत्म होता है उधर लिखा है कि आजकल स्कूलों में विद्यार्थियों को पीटना मना है, मतलब मारना मना है। तो अभी क्या हो रहा है, जैसे गुजराती की कहावत के अनुसार, गुजराती में कहावत है, सोटी वागे सम सम विद्या विरमज, मतलब जितना मारोगे बच्चों को डर होगा शिक्षकों का, उतना वो जल्दी सीख जाएगा, मेहनत भी करेगा और कभी भी कोई गलती जो है वो नहीं करेगा, जल्दी से अच्छा सीखने का प्रयत्न करेगा। ऐसा पहले माना जाता था और पहले मार भी बहुत खाई, हमने भी खाई है, लेकिन आजकल जो है ये कम है या तो कहीं कहीं बिल्कुल नहीं है। इसी के कारण क्या होता है
बच्चों को जो भी मन में आता है वो करते हैं। ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो करेंगे, नहीं करेंगे। बुक सबमिट करनी है तो करेंगे, नहीं करेंगे। पढ़ना है तो पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। लेकिन इससे क्या होगा, नुकसान सर किसका हमारा होगा? वेकेशन तो पूरा 1 महीने का भी नहीं होता। हाँ, तो ये तो गवर्नमेंट स्कूलों की बात है ना। ये गवर्नमेंट, जो सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में, मतलब सरकारी स्कूलों के अंदर जो पढ़ते हैं उनकी बात है। आप अगर नवोदय विद्यालय, आप केंद्रीय विद्यालय इसमें पढ़ते होते तो आपका भी इतना नहीं होता। लेकिन आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो तो यहाँ पर इतना वेकेशन नहीं होता है। सर स्कूल खुलने वाली है। खुल तो जाएगी जल्दी से, अब ऐसा लग तो रहा है, तो देखते हैं जब भी ऑर्डर आएगा तब आपको बताएगा। खुल जाएगा। अच्छा, व्हाट्सएप में मैसेज तो आ गया? क्या आ यस गया? कमिंग आपके वीक में ग्रुप खुलने वाली है। पर स्कूल खुल जाएगी। ऐसे नहीं, आपके 10th के ग्रुप में आया मैसेज? यस Yes, सर। sir. यस सर। Yes, sir. यस सर। हाँ, क्या सर आया शायद मैसेज? क्या खुल आया? जाएगी। सर कमिंग वीक से स्कूल खुलेगी। अगले वीक से मतलब स्कूल खुल जाएगी। अभी पक्का नहीं है ऐसा लिखा है उसके अंदर? यस सर, पक्का नहीं है ऐसा ही। अच्छा, नो सर, उसमें लिखा बाकी है ऐसा कि नहीं। आप कंसेंट फॉर्म भेजेंगे, उसमें वो प्रिंट आउट करा के स्कूल लेके आना है। अच्छा, तो अच्छी बात है, अगर शुरू हो जाती है तो अच्छी बात है। आपको सिर्फ कंसेंट फॉर्म लेके आना है, मम्मी पापा की साइन करवा लेनी है, बात खत्म। फिर स्कूल में आके जैसे हम पहले पढ़ते थे, थोड़े ही टाइम ही पढ़े हैं ऐसे तो, वैसे हम फिर से पढ़ने लगेंगे तो और मजा आएगा पढ़ने का। अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि स्कूल की पिटाई का डर और बढ़ने लगता है, क्योंकि दिन कम है, होमवर्क ज्यादा है। इसके कारण अब खत्म होगा नहीं होगा तो डर मन में और ज्यादा बढ़ने लगता है। परंतु डर भुलाने के लिए सोचते कि 10 की क्या बात, सवाल तो 15 भी आसानी से रोज निकाले जा सकते हैं। मतलब अगर दिन कम हो गए तो कोई बात नहीं, जैसे रोज 10 कम करने की बात हुई थी, 10 सवाल करने की, उसकी जगह 15 कर लेंगे, लेकिन हो तो जाएगा। ऐसा फिर बच्चे सोचने लगते हैं। जब ऐसा हिसाब लगाने लगते तो छुट्टियां कम होते होते जैसे भागने लगती, फटाफट दिन जाने लगते, दिन बहुत छोटे लगने लगते। ऐसा महसूस होता जैसे सूरज भागकर दोपहरी में ही डूब जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे सूरज निकला और दोपहर में ही अस्त हो गया, मतलब दिन फटाफट बीत गया। तो जब काम ज्यादा हो जाता है तो ऐसा ही महसूस होता है कि दिन छोटे हो गए हैं। जैसे मैं आपको हर दिन बताता हूँ कि भाई होमवर्क जो मैं देता हूँ हर दिन का हर दिन होमवर्क करते रहना अपनी फेयर बुक में। अगर ज्यादा दिन होमवर्क नहीं किया कि बाद में कर लेंगे, जाने दो, हो जाएगा, तो फिर पांचों सब्जेक्ट का जब एक साथ इतना सारा होमवर्क करना आएगा तो रात दिन उल्टे लटक के करोगे ना तो भी नहीं हो पाएगा। सबमिशन के दिन आप बुक सबमिट नहीं कर पाओगे। इसीलिए साथ में जो है काम करते जाओ, इसी में मजा है। तो यहाँ लेखक यही कहते हैं कि ऐसा लगने लगता है कि अब तो दिन बहुत छोटे हो गए, आधे हो गए, सुबह सूरज निकलता है, दोपहर में डूब जाता है, तो इसमें होमवर्क करना नामुमकिन सा हो जाता है। जैसे जैसे दिन छोटे होने लगते स्कूल का भय बढ़ने लगता, मतलब और ज्यादा डर पैदा होने लगता। मतलब डर जो है वो और बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। जैसे जैसे वेकेशन खत्म होने के दिन आने लगते हैं तो और ज्यादा डर महसूस होने लगता है। हमारे कितने ही सहपाठी ऐसे भी होते जो छुट्टियों का काम करने की बजाय मास्टरों की पिटाई अधिक सस्ता सौदा समझते। देखो अब सौदा करने का टाइम आ गया, डील करनी है। लेखक कह रहे हैं कि हमारे बहुत सारे ऐसे साथी होते, सहपाठी मतलब क्लासमेट, उनके क्लासमेट होते सहपाठी, वो ऐसा सौदा कर लेते, डील कर लेते कि भाई अभी ये इतने दिन जो है वेकेशन के वो हम टेंशन में गुजारे, लिखने में बिगाड़े, इससे अच्छा एक काम करते हैं, पहले दिन जब हम स्कूल जाएंगे उस दिन जब हमारे पास होमवर्क मांगा जाएगा शिक्षकों के द्वारा, उस दिन कह देंगे कि नहीं किया मार खा लेंगे, जितनी भी पड़ेगी मार खा लेंगे। जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी विषय के, वो मारेंगे तो एक ही दिन मार खानी है ना, कोई बात नहीं, खा लेंगे, लेकिन बाद में तो शांति हो जाएगी और ये दिन इतने सारे बिगाड़ने तो नहीं पड़ेंगे।
इससे अच्छा है कि चलो एक काम करते हैं, सबकी तरह हम भी करते हैं, एक दिन मार खाना पसंद कर लेते हैं। हम जो पिटाई से बहुत डरा करते, उन बहादुरों की भांति ही सोचने लगते। ऐसे समय हमारा सबसे बड़ा नेता ओमा हुआ करता। लेखक कह रहे हैं कि हम भी उन बहादुरों की तरह सोच लेते। उन्होंने सोचा कि हमें होमवर्क नहीं करना है, मार खा लेंगे एक दिन। ऐसे हम भी सोचने लगते क्योंकि अब दिन कम है, होमवर्क ज्यादा, तो हमारा मन भी करता है, हमारे अंदर भी हिम्मत आने लगती है, हम भी बहादुर बन जाते हैं। चलो ना भाई, हम भी सबके साथ मार खा लेंगे, होमवर्क छोड़ो। तो इस कार्य के लिए उनका जो नेता था, लीडर था, उसका नाम था ओमा। क्या नाम था? बोलो क्या नाम था? ओबामा नहीं है, बीच में से बाहर निकल गया, ओमा नाम है। जो एक्स प्रेसिडेंट है ना अमेरिका के, ओबामा, उनके नाम में से बाहर निकाल देना है, बीच में हो गया ओमा। तो ये लड़के का नाम है, विद्यार्थी का नाम है ओमा, याद रखना। क्या नाम है? ओमा। ओमा। हाँ, तो ये इनका नेता है, लीडर है। ये जो कहता है यही तय करता है कि होमवर्क मत करो भाई, एक दिन मार खा लेंगे। ऐसा वो बहादुर है, हिम्मत वाला है, तो सब पीछे पीछे यही करते हैं। हम सभी उसके बारे में सोचते कि हमारे में उस जैसा कौन था। लेखक कह रहे कि हम सब सोच रहे हैं कि ओमा जैसा हमारे में और कोई है, तो नहीं मिला कोई, क्योंकि ओमा सबसे अलग है। कभी भी उस जैसा दूसरा लड़का नहीं ढूंढ पाते। कैसे ढूंढ पाते? क्योंकि वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल। कैसे? देखो, उसकी बातें, गालियां, मार पिटाई का ढंग तो अलग था ही, उसकी शक्ल सूरत भी सबसे अलग थी। देखो, उसका गालियां बोलने का ढंग, मार पिटाई करने का ढंग, ये तो अलग था, लेकिन उसकी शक्ल सूरत जो है वो भी अलग थी। मतलब उसके जैसा हमारे में दूसरा हो ही नहीं सकता। कैसा था ओमा? देखो यहाँ पे लिखा है, हांडी जितना बड़ा सिर। उसका सिर जो था वो हांडी की तरह, हांडी मतलब वो मटका आता है ना मिट्टी का, बहुत बड़ा, वैसा उसका सिर था, हांडी जितना बड़ा सिर। उसके ठिंगने 4 बालिश के शरीर पर ऐसा लगता जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा हो। ठिंगना था बेचारा, हमारे घुटनों तक पहुंचे उतना है। हाइट नहीं थी, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर, छोटा सा शरीर, इतनी हाइट थी, हमारे घुटनों तक पहुंचे उतनी। लेकिन सिर बहुत बड़ा था, हांडी जितना। इसलिए वो कैसा लगता था? जैसे बिल्ली का छोटा बच्चा हो और उसका सिर बड़ा तरबूज जैसा हो, वैसा ये ओमा लगता था, बिल्कुल वैसा। क्योंकि बिल्ली का बच्चा तो कितना छोटा होता है, बिल्कुल छोटा, तो उसका मुंह भी छोटा होता है। लेकिन मान लो बिल्ली का बच्चा जो छोटा है, उसके ऊपर तरबूज जितना बड़ा मुंह है, तो वो कैसा लगेगा? वैसा सेम ओमा लगता था, क्योंकि छोटा सा शरीर था, 2.5, 3.5 फीट की हाइट होगी, लेकिन मुंह बहुत बड़ा था। तो इसलिए वो बिल्कुल बिल्ली के बच्चे जैसा लगता था, जैसे उसके माथे पर तरबूज रख दिया हो। इतने बड़े सिर में नारियल की सी आंखों वाला बंदरिया के बच्चे जैसा चेहरा और भी अजीब लगता। देखो, इतना हांडी जैसा बड़ा मुंह था, और आंखें भी कितनी बड़ी बड़ी थी, जैसे कोई नारियल हो ना, नारियल, वैसी बड़ी बड़ी गोल आंखें थी, बंदर के बच्चे जैसी। जैसे बंदर के बच्चों के मुंह छोटे होते हैं, आंखें गोल गोल बड़ी बड़ी होती है, वैसे ही सेम बंदरिया के बच्चे जैसा लगता था ओमा। क्योंकि आंखें भी बड़ी थी, सिर भी बड़ा हांडी जैसा था, नारियल जैसी आंखें थी, गोल बड़ी बड़ी, और शरीर बिल्कुल छोटा था, हाथ पैर बिल्कुल छोटे से, इसलिए बड़ा अजीब लगता था। उसके जैसा लेखक कह रहे हैं हमारे ग्रुप में और कोई नहीं था। लड़ाई वह हाथ पांव नहीं, सिर से किया करता। देखो, वो लड़ता था तो उसकी लड़ाई हाथ पांव से नहीं होती थी, सिर से होती थी। क्यों क्यों हाथ पांव से लड़ाई नहीं करता था? उसके हाथ क्योंकि पाँव सिर ही तो बड़ा था। और सिर बड़ा। हाँ, क्योंकि उसके हाथ पांव तो बिल्कुल छोटे छोटे थे, वो किसी को मारने जाएगा या लात मारेगा, वो नहीं पहुंच पाएगा। उसका सिर बड़ा था, हांडी जितना, इसलिए वो हमेशा युद्ध जो है, लड़ाई जो है, वो सिर से ही करता था। वो बुल करते हैं ना, जैसे सांड होते हैं ना, जो बुल सिर से लड़ाई करते हैं, वैसे ही ओमा लड़ाई करता था।
जब सांड की भांति फुकारता, सिर झुकाकर किसी के पेट या छाती में मार देता, तो उससे दुगुने तिगुने शरीर वाले लड़के भी पीड़ा से चिल्लाने लगते। उससे डबल या तो 3 गुना बड़े लड़के भी अगर ओमा ने ताकत के साथ पेट में या तो छाती में वो मार दिया सिर, तो फिर बड़े बड़े लड़के भी पीड़ा से चिल्लाने लगते। पीड़ा मतलब दुख, तकलीफ, जो उसे दर्द होता है, पीड़ा मतलब दर्द, जो उसे दर्द होता है, उस तकलीफ के कारण वो जो है बड़े बड़े उनके साथी भी चिल्लाने लगते हैं। और ओमा जो है हमेशा लड़ाई में जीत जाता था, भले छोटा सा था लेकिन सिर से लड़ाई करता था। इसके कारण ओमा जो है उसे लड़ने की कोई हिम्मत नहीं करता था। हमें डर लगता कि किसी की छाती की पसली न तोड़ डाले। डर क्या था कि अगर उसने सिर मार दिया छाती में, तो हो सकता है कि किसी की छाती की पसलियां जो है, हड्डियां जो है, वो ये तोड़ देगा। इसलिए सब उससे डरते थे। गर्मी बहुत हो रही है और सर लाइट नहीं है वहाँ पे? लाइट तो है लेकिन पंखे जो है वो इधर दूर दूर होते हैं ना, उसकी हवा इधर नहीं आती। और वैसे भी बारिश का मौसम होता है तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, इसके कारण उमस, इसके कारण होता है। तो सबको डर यही होता था कि कहीं ये छाती की पसली जो है वो ना तोड़ डाले। उसके सिर की टक्कर का नाम हमने रेल बम्बा रखा हुआ। सब लोगों ने, मतलब सब क्लासमेट ने उसके सिर की टक्कर का नाम रखा था रेल बम्बा। रेल बम्बा जानते हो? नहीं सर। पहले ट्रेन को रेल बम्बा कहते थे। ट्रेन को रेलगाड़ी या तो रेल बम्बा ऐसा बोला जाता था, ट्रेन को नहीं बोलता था। तो रेल बम्बा उसे कहा जाता था जिसके इंजन जो है वो कोयले के हुआ करते थे। आपने फिल्मों में देखा होगा, ऐसे फावड़ा लेकर कोयला भर भर के अंदर इंजन में डालते रहते हैं और फिर उससे आग लगती है, भाप बनती है, उसी भाप से इंजन चलते हैं। भाप वाले इंजन हुआ करते थे, उससे वही गैस से इंजन चलते हैं। लेकिन वो इंजन कैसे होते थे? कोयले वाले इंजन बहुत बड़े होते थे, आगे से गोल मुंह वाले। आपने देखे होंगे आगे से गोल मुंह होते थे, आजकल तो चौरस हो गए, लेकिन पहले गोल मुंह वाले इंजन हुआ करते थे, बड़े बड़े। और पीछे डिब्बे जो हैं वो छोटे लगते हैं क्योंकि इंजन बहुत बड़ा होता था। इंजन जो है बहुत बड़ा होता था। आजकल तो सब फास्ट ट्रेनें आ गई, बुलेट ट्रेन वगैरह, बड़ी छोटी छोटी और मस्त एक जैसी होती हैं, इंजन से लेकर पीछे तक एक समान। लेकिन उस समय इंजन बहुत बड़ा होता था क्योंकि कोयले जलाने होते थे, ताकत करनी होती है, और डिब्बे पीछे छोटे लगते हैं, इंजन बड़ा लगता है। तो वैसा ही ये ओमा था, शरीर छोटा और मुंह बड़ा, इसलिए सब लोग उसे रेल बम्बा कहकर बुलाते थे। क्या कहते थे? रेल बम्बा। हाँ, याद रखना, ये प्रश्न का जवाब है। रेल बम्बा कहकर बुलाते थे। रेल के मध्य तो यहाँ ब्रैकेट में लिखा है, कोयले से चलने वाले इंजन की भांति बड़ा और भयंकर ही तो था। ओमा जो है वो ऐसा ही था, रेल के जैसा, इंजन के जैसा उसका मुंह, और ट्रेन के डिब्बे जैसे पतले पतले छोटे छोटे उसके शरीर के अंग। लेकिन जो मुंह बड़ा था, इसके कारण उसे रेल बम्बा कहकर बुलाते थे, वही कोयले वाले इंजन की तरह। देखी वो पुरानी ट्रेन देखी है कि सिर्फ फिल्मों में देखी है? देखी है सर। फिल्म में देखी है। रियल में कह रहा हूँ, देखी है? यस सर। कहाँ देखी? नो। कहाँ देखी? सर वो शो पीस में साइड में रहते हैं कभी कभी। अरे वो तो डीजल इंजन है, वो तो डीजल इंजन है जो आपने देखे ना, वो तो डीजल इंजन है। जब ये कोयले वाला इंजन जो है
उसका जमाना चला गया। उस समय डीजल इंजन आविष्कार हुए थे, डीजल से चलने वाली ट्रेन, तो वो आपने वो देखी होगी। आजकल तो वो भी ज्यादातर बंद होती जा रही है। आजकल तो इलेक्ट्रिक ट्रेनें आ गई, ऊपर तार होते हैं इलेक्ट्रिक के और फटाफट वो चलती जाती है स्पीड वाली। और बाकी की ट्रेनें तो आप जानते हो टेक्नोलॉजी वाली, बुलेट ट्रेन वगैरह बहुत ज्यादा स्पीड होती है उसकी, 1 घंटे में 500 किलोमीटर चली जाती है। प्लेन जितनी स्पीड, आप सोचो तो सही, प्लेन जो है ना उसकी जितनी स्पीड ट्रेन की होती है 1 घंटे में 450-500 किलोमीटर। मतलब यहाँ से अहमदाबाद अगर पहुंचना होगा आपको, अगर बुलेट ट्रेन में आप बैठे हो और यहाँ से अहमदाबाद जाना है तो सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट होगी, आधा घंटा, आधे घंटे में अहमदाबाद। तो वो तो महंगी होती होगी ना? महंगी तो होगी ही ना। अहमदाबाद से बॉम्बे शुरू होने वाली है, शुरू हो जाए बाद में आप बैठ के जाना। अहमदाबाद से बॉम्बे पहुंचने में लगभग 1-1.25 घंटा लगेगा सीधा बॉम्बे। जैसे प्लेन में लगता है टाइम, उतना ही टाइम लगेगा ट्रेन में, लेकिन प्लेन से शायद सस्ता पड़ेगा। ट्रेन के अंदर प्लेन की जो टिकट है उससे तो सस्ता ही पड़ेगा। चलो पेज नंबर 24। यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना? यस सर। अगर किसी को कोई डाउट है, नहीं समझ में आता, तो आप पूछ लेना, मेहरबानी करके बीच में रोक लेना कि सर रुको, ये डाउट है, सॉल्व करवा दो, तो मैं करवा दूंगा। समझ में आ जाता है तब तक ठीक है। चलो पेज नंबर 24। लेखक कह रहे हैं कि हमारा स्कूल बहुत छोटा था, केवल छोटे छोटे 9 कमरे थे जो अंग्रेजी के अक्षर एच की भांति बने थे। कैसी स्कूल थी लेखक की, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, देखो। ऐसे अंग्रेजी के एच के आकार की, मतलब कि 9 कमरे थे छोटे छोटे। यहाँ पर ऐसे 4 कमरे इधर, 4 कमरे इधर, 4-4 8, और बीच में एक यहाँ पर। वैसे तो हमारी स्कूल भी यही प्लान थे। माइक बंद कर दो, इसका भी माइक तो इसके अंदर कैसे जाते हैं? क्या अंदर कैसे जाते हैं? हमारी स्कूल भी इसी तो प्लान से है। हमारी स्कूल भी ऐसी है ना, पूरी लाइन एक इस तरफ, पूरी लाइन एक उस तरफ, और बीच में लॉबी। हमारा प्लान भी ऐसा ही है, अंग्रेजी के एच के आकार का, लेकिन हमने चारों तरफ से पैक कर दिया फिलिंग से, इसलिए आपको ये प्लान समझ में नहीं आता। बाकी हमारा भी प्लान सेम यही है, अंग्रेजी के एच के आकार का, है कि नहीं है? बीच में लॉबी और दोनों साइड। यस सर, तो हमारी लॉबी बड़ी है। हाँ, हमारी लॉबी बड़ी है और लाइन भी तो बड़ी है, दोनों साइड लाइन भी बड़ी है। ये छोटी लाइन है तो छोटा, यानी कि 9 कमरे हैं। लेखक कह रहे हैं कि मेरी स्कूल बहुत छोटी है, 9 कमरे हैं टोटल, और अंग्रेजी के एच के आकार की ये स्कूल है, हमारी स्कूल की तरह। एक बात मैं आपको बता दूं, सबसे बढ़िया स्कूल कॉलेज जो होती है कौन से आकार की होती है, जो बड़ा मजा आता है उसमें? सर ऐसा कुछ पता नहीं है, ऐसे तो एच वाली होती है सारी जगह। सी सर। नहीं, हाँ वेरी गुड, सी आकार की होती है। सी बहुत बढ़िया स्कूलें होती है ऐसे।
ऐसे सी आकार की होती है और ऐसे कमरे होते हैं। ऐसे ये सबसे बेस्ट स्कूल कॉलेज होती हैं। क्यों? सर स्क्रीन ब्लर हो गई। एक मिनट। दिखाओ। यस सर। यस सर। देखो मैंने यहाँ पर सी आकार की स्कूल इस तरह से होती है। ये अच्छी होती है, बेस्ट होती है। क्यों? बहुत सारे क्लासरूम्स भी सकते हैं। यहाँ फायदा ये है कि आप किसी भी क्लास खुला में बैठे मैदान हो, रहता है। किसी भी क्लास में आप बैठे हो, चाहे यहाँ पर मिडल में हो तो भी दोनों साइड दिखेगी, चाहे इधर हो तो भी पूरी स्कूल दिखेगी, चाहे इधर हो तो भी दिखेगी। सब जगह से आप देख सकते हो। ये पहला फायदा। दूसरा फायदा, यहाँ आगे का ग्राउंड आपको यूज करने के लिए मिलेगा। असेंबली में आगे ग्राउंड में यहाँ पर असेंबली स्टेज बना दिया होगा और लोग यहाँ असेंबली बच्चे जो है करेंगे। तो असेंबली का ग्राउंड जो है, खेलने का ग्राउंड जो है मिल जाएगा और टीचर का ध्यान सब जगह रहेगा। चाहे मेरी क्लास हो ना हो, लेकिन फिर भी मैं ग्राउंड में ध्यान रख सकता हूँ। तीसरी बात, हवा जो है वो अच्छी आएगी, उजाला जो है वो अच्छा आएगा चारों तरफ, क्योंकि आगे भी खिड़कियां दरवाजे होते हैं, पीछे भी होते हैं। इसके कारण उजाला भी मस्त आता है कमरे के अंदर और हवा भी मस्त आती है। इसमें दिक्कत क्या होती है कि हवा अगर उस साइड से चल रही है तो ये रोक लेगा, ये एरिया जो है वो हवा रोक लेगा, इधर नहीं आएगी, गर्मी होगी। लेकिन इसमें सभी तरफ से हवा जो है वो आएगी। सबसे बढ़िया प्लान जो है बड़ी बड़ी कॉलेजों में, स्कूलों में, वो ये सी टाइप की होती है। इसके कारण सबका ध्यान सब जगह रहता है। तो लेखक कह रहे हैं कि हमारा स्कूल छोटा सा था, केवल 9 कमरे थे, लेकिन वो अंग्रेजी के एच के आकार की भांति बनी थी। दाईं ओर पहला कमरा हेडमास्टर श्री मदन मोहन शर्मा जी का था, जिसके दरवाजे के आगे हमेशा चिक लटकी रहती है। देखो यहाँ पर आप अंडरलाइन करो या तो आप हाईलाइट करो, जो भी करना है करो, लेकिन प्रिंसिपल साहब का नाम याद रखो। हेडमास्टर मतलब प्रिंसिपल, मदन मोहन शर्मा। क्या नाम है प्रिंसिपल साहब का? मदन मोहन शर्मा। हाँ, तो जो दाईं और पहला कमरा मतलब राइट साइड पहला कमरा जो है वो मदन मोहन शर्मा जी का होता था, हेडमास्टर जी का, और उनके दरवाजे पर हमेशा चिक लटकती रहती। ये चिक क्या है? चिक सर ताला। सर नाम इस पे लिखा होता है। बराबर, नेम प्लेट। नेम प्लेट जो होती है ना प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर, प्रिंसिपल फिर नीचे नाम होता है। सरकारी ऑफिसों में नहीं होती, बाहर नेम प्लेट लटकती हुई। यस सर। उसे कहते हैं चिक। तो वो हमेशा दरवाजे के आगे हमेशा चिक लटकती रहती है। स्कूल की प्रेयर यानी कि प्रार्थना के समय वह बाहर आते और सीधी कतारों में कद के अनुसार खड़े लड़कों को देख उनका गोरा चेहरा खिल उठता। गोरे थे वो, तो उनका चेहरा जो है वो खिल उठता था। वो ऑफिस से जब भी बाहर आते, उस समय प्रार्थना चलती होती सुबह, तो वो प्रेयर को देखकर, और खास करके प्रेयर में खड़े जो विद्यार्थी हैं हाइट वाइज, छोटे से लेके बड़े तक हाइट वाइज, और एक ही कतार में मतलब एक ही लाइन में सीधे खड़े हुए विद्यार्थियों को देखकर उनका चेहरा जो है उसके ऊपर स्माइल आ जाती, खिल जाता चेहरा। सारे अध्यापक लड़कों की तरह ही कतार बांधकर उनके पीछे खड़े होते, जैसे हमारे यहाँ होता है टीचर पीछे खड़े रहते हैं, वैसे ही यहाँ पर टीचर भी पीछे लाइन में खड़े रहते हैं।
केवल मास्टर प्रीतम चंद पीटी लड़कों की कतारों के पीछे खड़े खड़े यह देखते कि कौन सा लड़का कतार में ठीक नहीं खड़ा है। सिर्फ और सिर्फ एक ही जो स्पोर्ट्स टीचर है, पीटी के टीचर हैं, उनका नाम है मास्टर प्रीतम चंद। वो भी अंडरलाइन कर लेना, याद रखना पड़ेगा ये नाम, मास्टर प्रीतम चंद पीटी के सर हैं स्पोर्ट्स के। वही एक पीछे जो है चक्कर लगाते रहते, वो देखते रहते कि कहीं कोई लड़का जो है, कोई विद्यार्थी जो है वो लाइन से बाहर तो नहीं है। वो देखने का काम उनका है, क्योंकि हमेशा जो स्पोर्ट्स के टीचर होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है डिसिप्लिन मेंटेन करने की। उनकी जिम्मेदारी होती है डिसिप्लिन मेंटेन करने की। वो देखते रहते हैं स्पोर्ट्स के टीचर, ग्राउंड में आपको ले जाते हैं, लाइन में खड़े रखते हैं, आपको सिखाते हैं कि भाई नाश्ता करने जाओ, रिसेस वगैरह हो तो लाइन में चलो, वॉशरूम जाओ लाइन में चलो, नाश्ता करने के लिए बैठो लाइन में बैठो, स्कूल के अंदर एंटर होते हो लाइन में आओ, स्कूल के बाहर जाते हो लाइन में चलो। ये सारी चीजें जो है कि ज्यादा आवाज नहीं करनी है, बोलना नहीं है, ये डिसिप्लिन जो है वो सिखाने का काम ज्यादातर स्पोर्ट्स टीचरों का होता है। तो यहाँ पर मास्टर प्रीतम चंद जो है वो वही देखते रहते हैं कि कोई भी लड़का लाइन से बाहर तो नहीं है। उनकी घुड़की तथा ठुड्डों के भय से हम सभी कतार के पहले और आखिरी लड़के का ध्यान रखते, सीधे कतार में बने रहने का प्रयत्न करते। सारे विद्यार्थी क्या देखते हैं, लाइन में खड़े हैं ऐसे, तो आगे का विद्यार्थी जो है उसको भी चेक कर लेते सारे विद्यार्थी, और पीछे जो है उसको भी चेक कर लेते, ताकि अपने आप जो है वो लाइन एकदम स्ट्रेट सीधी बन जाए। क्योंकि मास्टर प्रीतम चंद जो है पीटी साहब, उनके जो ठुड्डे हैं और उनकी जो घुड़कियां हैं उसके कारण बच्चे बहुत डरते थे। इसका मतलब क्या होता है मालूम है? घुड़की और ठुड्डों का मतलब बड़े गुस्से में बीच में नहीं, घुड़की और ठुड्डों का मतलब होता है सबके बीच में बड़ी ऊंची आवाज में बड़े गुस्से के साथ डांट देना किसी विद्यार्थी को, इसे कहते हैं घुड़किया करना। बड़ी गंदी जबान हो जाती है उस समय, बड़े गुस्से में शिक्षक जो है विद्यार्थियों को सबके बीच में डांट देते हैं, तो वो है घुड़की और ठुड्डो, यानी कि एकदम खराब भाषा के अंदर किसी भी विद्यार्थी को बोल देना। इसके कारण जो है सभी बच्चे एकदम सीधे बने रहने का, कतार में रहने का, यानी कि लाइन में बने रहने का प्रयत्न करते थे। सीधी कतार के साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना होता था कि आगे पीछे खड़े लड़कों के बीच की दूरी भी एक सी होनी चाहिए। देखो ये भी देखना बड़ा जरूरी था कि डिस्टेंस जो है ऐसे नाप लेते थे आगे और साइड में, ताकि जो बीच की दूरी है दो विद्यार्थियों के बीच की, डिस्टेंस है दोनों के बीच का, वो भी सेम होना चाहिए। उसमें भी इधर उधर नहीं, चारों तरफ से अगर पीटी मास्टर देख ले तो चारों तरफ से लाइन जो है वो सीधी ही लगनी चाहिए। अगर उसमें कोई इधर उधर हुआ तो उसकी बारी आ गई। सभी लड़के उस पीटी से बहुत डरते थे, क्योंकि उन जितना सख्त अध्यापक न कभी किसी ने देखा और न सुना। इतना बड़ा कड़क स्वभाव वाला, इतना डेंजर पीटी का शिक्षक आज तक कभी किसी विद्यार्थी ने ना कहीं सुना था और ना कहीं देखा था, इसलिए बहुत डरते थे बच्चे उनसे। यदि कोई लड़का अपना सिर भी इधर उधर हिला लेता या पांव से दूसरी पिंडली खुजलाने लगता तो वह उसकी और बाघ की तरह झपट पड़ते और खाल खींचने के मुहावरे को प्रत्यक्ष करके दिखा देते। देखो इसको समझो ध्यान से, इनके जितना सख्त अध्यापक कहीं नहीं था। यदि कोई लड़का अपना सिर भी इधर उधर करता, मतलब कि लाइन में खड़ा है सीधा ऐसे सावधान की पोजीशन में पैर के अंदर, और आगे देखने का प्रयत्न करता या कहीं बाजू बाजू या पीछे देखने का, मुंडी हिली मतलब वो गया। या तो मान लो किसी को बेचारे को ऐसे सावधान की पोजीशन में खड़ा है और पैर में खुजली आई, तो किसी ने ऐसे पैर खुजाने की कोशिश की दूसरे पैर से, तो भी वो गया, तो भी उसकी बारी आ गई समझो, क्योंकि बड़ी तेज नजर थी पीटी साहब की, वो किसी को छोड़ते नहीं थे। और
बाघ की तरह, बाघ जैसे हिरण के ऊपर शिकार करने के लिए झपट लगा देता है, वैसे ही बाघ की तरह विद्यार्थी के ऊपर जो है पीटी मास्टर टूट पड़ते थे। और यहाँ पर मुहावरा दिया गया है, देखो, खाल खींचना, खाल खींचना, ये मुहावरा है छोटा सा। इसका मतलब होता है ये चमड़ी जो है, चमड़ी हमारी, खाल मतलब चमड़ी, चमड़ी जो है वो भी उधेड़ देते। इसलिए यहाँ लिखा है कि खाल खींचने के मुहावरे को प्रत्यक्ष करके दिखा देते हैं। प्रत्यक्ष मतलब सामने, प्रत्यक्ष मतलब सामने, परोक्ष मतलब जो सामने ना हो, तो वो तुरंत ही सबके सामने चमड़ी उधेड़ दे उतनी मार जो है, पिटाई जो है वो विद्यार्थी की कर देते, ताकि दूसरा विद्यार्थी कभी भी कोई इस प्रकार की गलती ना करे। इतने डेंजर आपको पीटी के टीचर मिले हो तो कितना मजा आता, क्यों? सर ऐसा हो ही नहीं सकता, मानना अलाउड ही नहीं है। इसीलिए तो यहाँ लिखा है, देखो पेज नंबर 23 लास्ट में देखो, लेखक ने यहाँ पर लिखा है। यस सर, लिखा तो है, लेकिन आप बोल रहे हो कि अगर हमारे ऐसे पीटी के टीचर होते तो ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, ऐसे होते तो की बात, तो आता है बीच में, तो ऐसे होते तो, इसलिए तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। तो कितना आपको मजा आता, कोई भी विद्यार्थी डिसिप्लिन के बगैर नहीं दिखता पूरी स्कूल में, सारे डिसिप्लिन में, रिसेस में वॉशरूम जाए तो भी लाइन में, डिसिप्लिन में, चुपचाप नाश्ता करे तो भी एकदम लाइन। सर इससे तो अच्छा है कि ऑनलाइन क्लास ही हो। ये तो अभी मान लो ना, ये पेंडेमिक आया इसलिए, बाकी थोड़ी कोई ऑनलाइन चलाता, स्कूल में तो आना ही पड़ता ना पढ़ने के लिए। तो ये जमाना था एक, जब ये चलता था। मैंने आपको कहा ना, गुजराती की कहावत मैंने आपको नहीं सुनाई, छोटी वागे सम सम विद्या आवे रंजन। लकड़ी रखते थे टीचर, और उसी लकड़ी से मारना है, या तो ऐसे दो हाथ करो आगे, खटाखट हाथ में पड़ती है, या तो आपको मुर्गा बनाते हैं और फिर मारते हैं। उस समय क्या था कि ऐसे कानून जो है, ऐसे नियम जो है, और ऐसा जमाना नहीं था। वो समय ऐसा था कि माँ बाप खुद आकर स्कूल में बच्चे को छोड़ के जाते और टीचर को कह के जाते, शिक्षक को, कि ये अगर सीधा ना चले तो इसको मारना। और घर पे जाके अगर बच्चे ने बोला कि आज मुझे सर ने मारा, तो मम्मी पापा और मारेंगे। क्यों मारा, क्या किया था, मैंने कहा था सीधे पढ़ना, ऐसे करके और पिटाई होती थी। इसलिए बच्चे घर पे जाके भी नहीं बोलते थे कि आज मुझे मार पड़ी। तो हम पढ़ते थे उस समय, यही हाल था। आपका समय बदल गया, इसलिए आप बड़े आराम से बैठे बैठे पढ़ते हो। लेकिन इससे नुकसान क्या हुआ? सर वो टीचर मारते हैं, वो ज्यादा आजकल तो पनिशमेंट में 50-100 बार लिखने के लिए देते। आजकल 50-100 बार लिखने के लिए क्यों देते? क्योंकि मारना अलाउ नहीं है, मारना मना है, निषेध है, इसलिए पनिशमेंट। सब अगर मारे तो दर्द एक ही बार होता है, लेकिन लिखने में आज बहुत देर तक दर्द। बराबर है। तो यही तो बात है, ये 10-10 बार, 20-20 बार, 50-50 बार लिखने के बावजूद भी बच्चे को याद नहीं रहता। लेकिन उस समय सिर्फ एक पढ़ती थी ना, तो दूसरे दिन वो फट बोलने लगता था, पोपट की तरह। इतना डर शिक्षकों का विद्यार्थियों के मन में था। डर मतलब कैसा डर, कि अगर काम नहीं करोगे तो। और जो रेगुलर बच्चा होता है, जो पढ़ लेता है, जो बोलता है, सवालों के जवाब देता है, उसको तो कोई डरने की जरूरत नहीं थी। लेकिन बच्चे पढ़ लेते थे, सीख लेते थे। आपको भी मालूम है कि पहले का समय ऐसा था कि लोग जो है वो 7 तक पढ़ते थे, ज्यादा से ज्यादा 10 तक, मैट्रिक, ज्यादा से ज्यादा मैट्रिक मतलब 10 तक। ज्यादातर लोग 6-7, 6-7, 8, 6-7, 8 तक पढ़ते थे। और अगर कोई ज्यादा पढ़ लिया तो मैट्रिक। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट में जॉब मिलती थी, अच्छे से काम करते थे। उनको आप कोई भी हिसाब करने के लिए दोगे तो वो कैलकुलेटर नहीं उठाएंगे, वो ऐसे ही हिसाब कर लेंगे। कितने पढ़े लिखे होंगे? तो वही तो बात है,
टीचर वही पढ़े थे, टीचर भी उसी एजुकेशन सिस्टम में पढ़े थे और उसी एजुकेशन सिस्टम में वो पढ़ाते भी थे। एक ही शिक्षक एक वर्ग का वर्ग शिक्षक होता था, क्लास टीचर। मान लो कि मैं हूं और मैं आपके 10th A का क्लास टीचर हूं, तो मेरी जिम्मेदारी होती थी कि मेरे क्लास 10th A के जो बच्चे हैं 20, 25, 30 जो भी है, उनको पांचों सब्जेक्ट पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी होती थी। मैं ही पांचों सब्जेक्ट पढ़ाता था। सुबह से दोपहर तक मैं ही आपके क्लास में दिखता था, मैं ही आपकी अटेंडेंस लेता था, मैं ही आपका होमवर्क चेक करता था। नहीं, और कोई नहीं, और कोई आपके क्लास में आएगा ही नहीं। ऐसी शिक्षा व्यवस्था थी पहले। एक टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा देता है। आप सोचो वो टीचर भी कितना मास्टर होगा। एक डॉक्टर सारे इलाज कर देता था, चाहे आपकी हड्डी टूटी हो। सर ऐसे तो हम स्टूडेंट्स भी कितने महान हो गए, पांचों के पांचों सब्जेक्ट पढ़ते। तो डॉक्टर क्या करते थे? डॉक्टर की पढ़ाई भी ऐसी ही थी। डॉक्टर सारे शरीर का जितनी भी इलाज है, कोई हार्ट प्रॉब्लम है तो भी वही डॉक्टर, हड्डियों का तो भी वही डॉक्टर, आंख का वही डॉक्टर, नाक का वही डॉक्टर। ये क्यों था? क्योंकि उनका एजुकेशन उस प्रकार का था। अब क्या हो गया, टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया, मतलब स्पेशलिटी कर दी, टीचर में भी, डॉक्टर में भी, सब में। डॉक्टर तो क्या आंख का तो आंख डॉक्टर अलग, हार्ट का डॉक्टर अलग, हड्डियों का डॉक्टर अलग, डॉक्टर अलग हो गए, क्योंकि उनकी पढ़ाई उतने तक सीमित है। वैसे ही टीचर में हुआ कि मैं हिंदी का टीचर हूं तो मुझे क्या पढ़ाया गया? जब तक मैं पढ़ा तब तक हिंदी, इंग्लिश के टीचर को इंग्लिश, मैथ्स के टीचर को मैथ्स, साइंस के टीचर को साइंस, एसएस के टीचर को एसएस। स्पेशलिटी मतलब जो आपने चूज किया, सिलेक्ट किया, वही आपको आगे पढ़ना है। इसके कारण क्या हो गया, एक लिमिट हो गई। मुझे अंग्रेजी तो क्या नहीं आती, मुझे मैथ्स तो क्या नहीं आता, एसएस तो क्या नहीं आता, सिर्फ हिंदी आता है, मुझे हिंदी पढ़ाना है। इस टुकड़ों टुकड़ों में शिक्षा व्यवस्था बढ़ गई, इसलिए बच्चे भी ऐसे ही हो गए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो खाल खींचना मुहावरा है, उसको पीटी मास्टर प्रीतम चंद उसी समय सबके सामने सिद्ध करके बता देते, इतना मारते, चमड़ी उधेड़ देते, तो भी कोई बोलने वाला नहीं होता, बच्चे डरते। सर ठुड्डो का मतलब क्या होता है? हाँ बेटा, ठुड्डो का मतलब देखो घुड़की और ठुड्डे, वैसे तो गिनने जाओगे आप, ठुड्डे का मतलब तो ये मुंह के निचले हिस्से का भाग, ये दाढ़ी वाला भाग जो होता है ना, असल मतलब वो होता है इसका। ठुड्डी का मतलब क्या होता है, जिसे हम दाढ़ी बोलते नहीं, ये मुंह के नीचे वाला हिस्सा। लेकिन यहाँ पर वो मतलब नहीं है। यहाँ पर मतलब ठुड्डों का ये है कि जबान जो है वो नीची, यानी कि नीची भाषा, यानी कि गंदी भाषा। जो यहाँ पर घुड़किया है, गुस्से के साथ किसी को बोलना। घुड़की का मतलब क्या होता है, बड़े गुस्से के साथ किसी को बोलना, लेकिन कैसा बोलना, बड़ा ही खराब लगे ऐसा, सबके सामने उस विद्यार्थी को खराब लगे ऐसा, बड़ी ऊंची आवाज में, बड़ी गंदी भाषा में उसको बोला जाए, उसे कहते हैं घुड़की और ठुड्डे। बच्चे को बहुत बुरा लगता है जब ऐसा बोला जाता है, मारा पीटा जाता है। ये है इसका मतलब। आया समझ में? यस सर। ये कोई हिंदी नहीं है, ये हिंदी का नहीं है शब्द है, डिक्शनरी में ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेगा। ये घुड़की है, घुड़कियां करना मतलब ऊंची आवाज में किसी को गुस्से में बोलना। चलो, तो ये पेज नंबर 24 समझ में आ गया आपको? यस सर। यस सर। हाँ, तो अब पेज नंबर 25 मैं आपको अभी नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि 1 बज गया, टाइम हो गया है। तो आपको
अगर कोई आज की पढ़ाई में कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। है कोई डाउट? नो। तो फिर एक प्रश्न मैंने आपको होमवर्क में दिया था पहला। आज जो आपका होमवर्क है वो है क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि 2 अभी आया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आज का आपका होमवर्क है, जो हम पढ़ चुके हैं, उसी में से मैं आपको दे रहा हूँ। लेकिन आपको कंटिन्यू नंबर दे दें 1 2 3 4 ऐसे, भले मैं आपको चाहे कोई भी क्वेश्चन दूं। टोटल हमारे 11 हो जाने चाहिए, 11 है इस चैप्टर के, तो आपको कंटिन्यू नंबर देने हैं। आज का आपका होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है? यस। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं कल हमारे लेक्चर के टाइम। चलो, धन्यवाद।